उसमें वैल्यू एडिशन का स्कोप सबसे ज्यादा रहता है। हमें लगता है कि केस स्टडी के तो नॉर्मली आंसर होंगे, बट केस स्टडी में भी बहुत कुछ ऐड ऑन करने का स्कोप रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एथिक्स पेपर इज टू यूज द टर्मिनोलॉजी ऑफ एथिक्स, जो कि ही पेपर में मोस्टली लोगों के मिसिंग रहती है। केस स्टडीज इस बार कुछ ऐसे बहुत अलग नहीं आई, बहुत लेंदी भी नहीं थी। बेसिक आंसर के बियॉन्ड जाकर अब हम क्या लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएएस हब। ये हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में अपना जीएस 4 जो है वो डिस्कस किया अच्छे से, जिसमें कि हमने थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया। आज हम केस स्टडीज का पोर्शन डिस्कस करेंगे, विच इज ऑफ कोर्स the most scoring part also. If you are able to optimize the case studies well, it is a very scoring thing. ठीक है, चलो। केस स्टडीज इस बार कुछ ऐसे बहुत अलग नहीं आई, बहुत लेंदी भी नहीं थी। ठीक है, तो 2022 में जैसे काफी लेंदी क्वेश्चंस थे, केस स्टडीज भी काफी नहीं थी। इस बार ऐसा कोई शॉकर नहीं था केस स्टडीज में। सो इफ वी स्टार्ट, फर्स्ट केस स्टडी देखें जरा कि विजय वॉज डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिली नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द कंट्री फॉर द लास्ट 2 years. सो आपको अपना रोल पता होना चाहिए, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट हेवी रेन्स लैश्ड ऑन कंप्लीट स्टेट followed by cloudburst in the upper reaches of the said district. So heavy rains की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये पूरे हिमालयन बेल्ट में हमें प्रॉब्लम देखने को मिली है। ठीक, द डैमेज वॉज वेरी हैवी इन द कंप्लीट स्टेट, स्पेशली इन द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अब इस पूरी लाइन का कोई एज सच एडिशन नहीं है, ठीक है, बट इट विल टेक योर टाइम टू रीड इट। द कंप्लीट रोड नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन वर डिसरप्टेड एंड द बिल्डिंग्स वर डैमेज्ड। So road network and telecommunication is disturbed and buildings are damaged. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नॉलेज मिली है। ये इसलिए जरूरी नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स हैवी रेन्स है तो कोई ना कोई डैमेज तो होगा ही होगा। ठीक है, देन पीपल्स हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। सो हाउसेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड दे वर फोर्स्ड टू स्टे इन द ओपन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि उनका जो राइट टू शेल्टर है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। दे आर फोर्स्ड टू स्टे इन द ओपन। More than 200 people have been killed and about 5,000 were badly injured. The civil administration under Vijay, so आपको ये भी बता दिया गया है कि your civil administration is of course under you. You are a administrative officer, deputy commissioner. So civil administration got activated and started conducting rescue and relief operations. Temporary shelter camps and hospitals were made. ठीक है, टेम्पररी शेल्टर कैंप्स एंड हॉस्पिटल्स वर मेड टू प्रोवाइड शेल्टर एंड मेडिकल फैसिलिटीज। अब ये पूरा चीज नहीं भी होता तो भी टेम्पररी शेल्टर एंड कैंप इसीलिए ही बनाया जाता है। हेलीकॉप्टर सर्विसेज वर प्रेस्ड इन फॉर इवैक्यूएटिंग सिक। सो बहुत ज्यादा डिटेल्स के स्टडीज में वो दी होती हैं जिसका कोई एज सच रेलेवेंस नहीं होता है आपके आंसर के लिए। ठीक है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज फॉर इवैक्यूएटिंग सिक एंड ओल्ड पीपल। यहां से मेन चीज शुरू होती है कि विजय गॉट अ मैसेज फ्रॉम हिज होम टाउन इन केरला। तो होम टाउन केरला में है, पोस्टिंग नॉर्दर्न रीजन में है, दैट हिज मदर वाज सीरियसली सिक। तो एक और स्टेक होल्डर ऐड हो गए हैं, विजय की फैमिली एंड विजय की मदर। ठीक है, आफ्टर 2 days विजय रिसीव द अनफॉर्चुनेट मैसेज दैट हिज मदर हैड एक्सपायर्ड। वेरी दिस वाज द फर्स्ट केस स्टडी दिस वाज आस्क्ड। तो टफ है इसको एकदम से फेस करना, पहली ही केस स्टडी में आपको एकदम ऑफ गार्ड, बिकॉज कुछ लोग होंगे जिनकी मदर जो एग्जाम लिख रहे होंगे, जिनकी मदर एक्चुअल में एक्सपायर हो गई होंगी, तो मतलब हुई होंगी इन द पास्ट, सो they might get very emotional, and if not the case so also, then also thinking ki mother will expire will also have a lot of emotional turmoil in the examination hall. तो यहाँ पे आपका पेशेंस चेक होता है। ठीक है, Vijay mother has expired. Vijay has no close relative except one elder sister who was US citizen and staying there for last several years. So another stakeholder has been added, which is the elder sister. In the meantime, the situation in the affected district deteriorated further
ड्यू टू रिजम्पशन ऑफ हैवी रेन्स. सो जो आपका कोर स्टेक होल्डर है विच इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो एज इट इज प्रॉब्लम में है. At the same time, continuous messages were coming on his mobile from his hometown to reach at the earliest for performing the last rites of his mother. So village is also a stakeholder over here. क्यों? क्योंकि village ने mother की body को रखा हुआ है and they are asking Vijay to come home. ठीक है, तो आपसे question क्या पूछा है? What are the options available with Vijay? What are the ethical dilemmas being faced by Vijay? Critically evaluate and examine each of the options identified by Vijay. So आपने जो first point में options identify किए उनको आपने evaluate करना है. ठीक है, which of the options do you think would be the most appropriate for Vijay to adopt and why? अब एक बार को आंखें बंद करके अपने आप को इमेजिन करके देखो ऐसी सिचुएशन में, नॉट नेसेसरीली मदर बट एनी क्लोज रिलेटिव, एनी क्लोज पर्सन हु यू आर वेरी क्लोज टू, है ना, एंड दैट पर्सन, यू आर अवे फ्रॉम दैट पर्सन ऑलरेडी एंड इन योर एब्सेंस द पर्सन पासेस अवे एंड यू आर इन चार्ज ऑफ अ होल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? एंड दैट फर्स्ट टाइम ऐसी केस स्टडी आई है जहां पे मदर को ही बोल दिया कि मदर हैज एक्सपायर्ड. सो इस सेंस में you have to give a certain empathetic view जो कि बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक भी ना लगे, बहुत ज्यादा रियलिस्ट भी ना लगे. तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? टू समराइज कि दिस केस स्टडी reflects dilemma of performing mother's last rites and ongoing reigns in the district. So personal and professional जो emotions हैं और personal duty as a son and professional duty as the deputy commissioner is at loggerheads यहाँ पे. ठीक है, सो स्टेक होल्डर्स कौन है? विजय है जो डीसी है, डिजास्टर अफेक्टेड पीपल, देन स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड विजय's लेट मदर एज वेल एज द विलेजर्स, एंड विजय की सिस्टर भी ऐड हो जाएंगी यहाँ पे. ठीक है, जरूरी नहीं होता है स्टेक होल्डर्स लिखना. ठीक है, अगर आपके पास वो प्रैक्टिस है कि आप इतने कम टाइम में स्टेक होल्डर्स भी लिख पाओ तो ग्रेट, बट अदरवाइज आपको 250 वर्ड्स ही मिलते हैं. आपको पेजेस ज्यादा मिलते हैं एथिक्स के लिए, बट वर्ड्स लिमिटेशन आपकी 250 रहती है. ठीक है ना, बिकॉज आपको इतना सारा पढ़ना भी है, सो वो उस हिसाब से टाइम मिलता है आपको. ऑप्शंस अवेलेबल: लीव इमीडिएटली फॉर केरला टू परफॉर्म मदर्स लास्ट राइट्स, देन स्टे इन द डिस्ट्रिक्ट एंड कंटिन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क. ये दोनों एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं. देन request for temporary emergency leave and delegate duties to the subordinate officers. And fourth option is virtually coordinate the last rites while remaining in the district. ये 4 options आपने दिए हैं. You have to be very careful. जितने options आप लिखोगे उतने ही options को आपको analyze भी करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो अगर आपके पास एक दो और options भी आ रहे हैं तो आपको सोचना है वो लिखने से पहले, बिकॉज यू विल नीड टू एनालाइज देम एज वेल. ठीक है, सो एथिकल डायलेमास फेस्ड बाय विजय, सेकंड पोर्शन को आपने एड्रेस किया कि पब्लिक ड्यूटी वर्सेस पर्सनल इमोशंस. आप एक ड्यूटी पे हैं, यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर इन योर जॉब एंड नाउ यू हैव लॉस्ट अ वेरी प्रेशियस पर्सन, मे बी द मोस्ट प्रेशियस पर्सन ऑफ योर लाइफ. ठीक है, टर्न बिटवीन ड्यूटी टू सर्व एंड फैमिली ड्यूटी टू द डिसीज्ड मदर. ठीक है, then compassion versus professionalism, compassion for his own mother here, compassion for the people of the district here. ठीक है, and professionalism. As a son he is grieving, as a civil servant he is expected to be calm and responsive. और आप देखिए अंडरलाइन किस किस चीज को किया है, ग्रीफ को अंडरलाइन किया है, कामनेस को अंडरलाइन किया है, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस इज अ कोर क्वालिटी ऑफ सिविल सर्वेंट. ठीक है, तो वो चीजें अंडरलाइन करना भी जरूरी है. देन थर्ड इज लीडरशिप इन क्राइसिस वर्सेस कल्चरल ऑब्लिगेशन. सो कल्चरली यू आर द ओनली सन, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी देयर. ठीक है, बट लीडरशिप इन क्राइसिस, लीडिंग अ डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रेस वर्सेस सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ लास्ट राइट्स. एंड फाइनली डेलीगेशन वर्सेस अकाउंटेबिलिटी. आप काम डेलीगेट अगर कर भी देंगे तो आप अकाउंटेबिलिटी कैसे लेंगे उस चीज की? कैन ही एथिकली जस्टिफाई पासिंग ऑन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्सनिंग सिचुएशन? यूटिलिटेरियन एथिक्स भी आ जाते हैं, यहाँ पे 200 लोग इन्वॉल्व हैं.
ठीक है, बहुत लोगों की मदर खुद यहाँ पे इन्वॉल्व है और वहां पे द मदर हु हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड हैज टू बी रिस्पेक्टफुली क्रिमेटेड. तो हाउ विल यू चूज बिटवीन दैट. ठीक है, फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन, अलग अलग तरीके से इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं. लीविंग इमीडिएटली फॉर केरला, प्रोज फिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी करेगा ही, बट कॉन्स है कि पब्लिक ड्यूटी डेमोन्स्ट्रेट, अबैंडन कर दिया आपने, डिमोरलाइज द सबऑर्डिनेट्स एंड वायलेट्स वैल्यू ऑफ सर्विस. जिसे कहते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल. तो यू आर नॉट लीडिंग बाय एग्जाम्पल बिकॉज यू हैव लेफ्ट द बैटल ग्राउंड, है ना. आपको एक एडवर्सिटी आई और आपने बैटल ग्राउंड ही छोड़ दिया. ठीक है, सो दैट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर सबऑर्डिनेट्स. रिमेन इन द डिस्ट्रिक्ट, प्रोज क्या है, मॉरल करेज दिखाता है, सेल्फलेसनेस दिखाता है और एम्बॉडीज कर्मयोग. यहाँ पे आपने टर्म यूज किया कर्मयोग फिलॉसफी, है ना. कॉन्स क्या है, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस रहेगा. इवन इफ विजय इज देयर इन द डिस्ट्रिक्ट, तो भी जो ध्यान है वो मदर की तरफ रहेगा. सोशल क्रिटिसिज्म भी होगा और रिस्क ऑफ बर्नआउट. कॉन्स्टेंटली जब आप इतना ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, आप सोचेंगे कि माय मदर हैज ब्रॉट मी अप एंड माय मदर हैज डन सो मच फॉर मी थ्रू आउट हर लाइफ, एंड व्हेन इट्स टाइम फॉर मी टू रिस्पेक्टफुली give her the due that is there for her, I am not there. तो ये जो चीज है ये आपको फुली वहां पर भी फोकस नहीं करने देगा. सीक इमरजेंसी लीव, प्रोज क्या है, बैलेंस पब्लिक एंड पर्सनल ऑब्लिगेशन. इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाता है कि इमरजेंसी में यू विल गो, यू विल कम बैक एंड resume your duty. Cons, rain forecast worsens and it may escalate rapidly क्योंकि communication भी बंद है. And transition risk, इमरजेंसी लीव अगर आप ले रहे हैं तो वही है जो फर्स्ट ऑप्शन में प्रॉब्लम है. फर्स्ट ऑप्शन में प्रॉब्लम थी कि यू आर एक्चुअली लीविंग योर ड्यूटी, यहां पर भी वही प्रॉब्लम है. ठीक है, देन वर्चुअली अटेंड द लास्ट राइट्स. प्रोज एंड कॉन्स, रियल टाइम क्राइसिस लीडरशिप दिखाता है वर्चुअल अटेंडेंस से कि यू आर नॉट स्टॉपिंग द डिसीज्ड ऑल्सो एंड यू आर बीइंग प्रेजेंट फॉर हर ऑल्सो. Cons, no full emotional closure, may hurt family sentiments, है ना. फिर आपको अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी दिखानी है. मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए. यहां पे आपने एक स्टैंड लिया ऑप्शन 2 का कि यू रिमेन इन द डिस्ट्रिक्ट एंड लीड फॉर द फ्रंट. आपने ये बताया कि ड्यूटी टू नेशन विल बी सुपीरियर टू पर्सनल लॉस. देखो यहाँ पे अपना अपना भी एक स्टैंड हो सकता है. कई लोग जो हैं वो मैंने बात भी की है अबाउट दिस एथिक्स पेपर, तो उन्होंने ये लिखा है कि वी विल गो एंड वी विल क्रिमेट. ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट दैट विल नॉट शो अ सर्विस माइंडसेट. ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है, ये तो डेथ की एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर कि द ऑफिसर इज टॉर्न बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल गेन्स. ठीक है, सो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा कि प्रोफेशनली यू आर मोर साउंड. ठीक, लीडरशिप इन एडवर्सिटी, ट्रू लीडर सैक्रिफाइसेस कंफर्ट इन कलेक्टिव वेलबीइंग, यूटिलिटेरियनिज्म वाइज भी. निष्काम कर्म, डूइंग ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट. ठीक है, देन विजय, सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी अमिड the personal tragedy symbolizes highest ethical ideal, nation before self. यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं विराट कोहली का, who went on to play the match even after his father's demise, है ना. इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप देंगे तो it will also substantiate. ठीक है, ये आपकी पहली केस स्टडी थी. ये केस स्टडीज को प्लेस करने का भी एक काफी मेंटल गेम होता है जो यूपीएससी प्ले करता है. वो मेंटल गेम क्या है कि वो पहली ही केस स्टडी आपको ऐसी देगा विच हैज थ्रोन यू ऑफ गार्ड, और आपको नहीं पता कि जो स्टैंड आपने फर्स्ट केस स्टडी में ले लिया है क्या वो स्टैंड आपको लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, राइट. एंड इफ यू गिव अ लॉट ऑफ थॉट टू दैट, if you keep thinking, if you keep ruminating about what you have already written in the previous case study, you will not be able to do justice in the future case studies. ठीक है, so
अब आपको जैसे ही आपने वो लास्ट वर्ड लिखा है पिछली केस स्टडी का, यू आर सपोज टू एंड इट ओवर देयर, ठीक है ना। नेक्स्ट केस स्टडी पे आ जाना है, माइंड से निकाल देना है पिछले में क्या लिखा, ठीक है। बस इतना याद होना चाहिए कि आपने जो आर्ग्यूमेंट्स पहले लिखे थे, जो एग्जाम्पल्स पहले लिखे थे, ऐसा तो नहीं है कि वो एग्जाम्पल्स आपने दोबारा से नेक्स्ट में भी आपने सेम एग्जाम्पल्स लिखे, बस इतना ही याद रखना है आपको पिछले क्वेश्चन के बारे में। Okay, in line with DPSP enshrined in the Constitution, government has constitutional obligation to ensure roti, kapda और मकान for the underprivileged. Pursuing this mandate, the district administration, so one stakeholder we have, district administration proposed clearing a portion of forest land to develop housing for the homeless and economically weaker section. So this is the second stakeholder that we have. First stakeholder is district administration. Second stakeholder is the homeless and economically weaker people. Proposed land is an ecologically sensitive zone, densely populated with age-old trees, medicinal plants, and biodiversity. So this entire biodiversity becomes the third stakeholder, है ना? Besides, these forests help to regulate microclimate and rainfalls, providing habitat for wildlife, supporting soil fertility, preventing land and soil erosion, and sustaining livelihoods of tribals. So along with biodiversity, tribals and nomadic population also becomes a stakeholder over here. ठीक है ना? Then, in spite of ecological and social costs, the administration argues in favor of the said proposal by highlighting this very initiative addresses fundamental human rights as a critical welfare priority. Critical welfare priority, roti, kapda aur makan. It fulfills government's duty to uplift and empower the poor. Again, we are back to the previous stakeholder. These forests have become unsafe due to wild animal threats and recurring human-wildlife conflicts. Lastly, clearing forest zone may help to curb anti-social elements, allegedly using these areas as hideouts, thereby enhancing law and order. So law and order becomes another stakeholder. ठीक है? अब आपसे पूछा क्या हुआ है? आपको बहुत सारे रीजंस बता दिए हैं जस्टिफाई करने के लिए कि क्या आपको फॉरेस्ट को क्लियर करना चाहिए फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस, क्या आपको फॉरेस्ट को क्लियर करना चाहिए फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। सो आपने क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस की टोन समझनी है। कैन डिफॉरेस्टेशन बी एथिकली जस्टिफाइड इन द परस्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स लाइक हाउसिंग फॉर द होमलेस। सो टर्म डिफॉरेस्टेशन अपने आप में ही नेगेटिव है, उसको जस्टिफाई करने को बोल रहे हैं। What are the socio-economic, administrative and ethical challenges? So तीन challenges पूछे हैं, socio-economic, administrative and ethical challenges. Balancing environmental conservation with human development. So they have not just asked the ethical challenges; they have asked socio-economic, socio-economic, administrative and environmental, ethical. Then what substantial alternatives or policy interventions can be proposed to ensure that both environmental integrity and human dignity are protected? अब आप ये समझो कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं खुद ही हिंट दिया है कि वो आपसे आंसर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है? वो आपसे ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव मांग रहे हैं। सो इन लाइन विद डीपीएसपी, जिसका आप नाम लिख देंगे, है ना, डीपीएसपी 39, डीपीएसपी 48A, district administration proposed to clear ecologically sensitive forest. अच्छा, 47 for the support and 48A is for environment, ठीक है? So clear ecologically sensitive forest to build houses for EWS, creating dilemma between environmental conservation and human development. So आपने एक summary based introduction यहाँ पे दिया। Stakeholder आपने बता दिए कि district administration, homeless and EWS population, फिर फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी एनवायरमेंट की बात हो, फ्यूचर जनरेशन आपका हमेशा एक स्टेक होल्डर रहेगा। एनवायरमेंटल एनजीओज, ट्राइबल्स एंड एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इन इटसेल्फ एज वेल, ठीक है? कैन डिफॉरेस्टेशन बी एथिकली जस्टिफाइड? सो एथिकल जस्टिफिकेशन और एथिकल क्रिटिसिज्म आप दोनों ही साइड बाय साइड लिख सकते हैं।
यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से इट इज जस्टिफाइड, है ना, क्योंकि वो आपको इमीडिएट बेनिफिट दे रहा है। आपको बायोडाइवर्सिटी से क्या बेनिफिट हो रहा है वो आपको इमीडिएटली नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर a lot of EWS and poor people are getting benefited and you are clearly seeing that. So maximum good for maximum number. Then social contract, moral duty to protect citizens rights and Rawlsian justice as fairness. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने लिखे कि क्यों ये चीज जस्टिफाइड है एथिकली। लेकिन एथिकल क्रिटिसिज्म भी लिखना है कि एनवायरमेंटल एथिक्स को वायलेट करता है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो रियो डिक्लेरेशन में एज वेल एज वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फंड फोरम में जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल था उसको भी वायलेट करता है, एंड ट्राइबल एंड बायोडाइवर्सिटी राइट्स को भी ये वायलेट करता है। ठीक है, सो आपने 3 प्रोस 3 कॉज बता दिए। उसके बाद आपने चैलेंजेस बताए, बिकॉज द entire thing is focusing on challenges only. ठीक है, so socio-economic challenges, shelter needs versus forest dependency. Economically forest पे tribals dependent है, so minor forest produce के लिए भी वो dependent होंगे। ठीक है, urban migration होगा, displacement होगा tribals का। tribals को लेके क्या बोला जाता है जो हमने GS1 में भी डिस्कस किया था कि first to be displaced and last to be rehabilitated। ठीक है ना, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिवली डिलेज इन कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन हाउसिंग एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डेटा गैप्स वगैरह वगैरह। तो ये समझने की जरूरत है कि जिस फ्लो में आपसे पूछा गया है उसी फ्लो में आपने आंसर देना है। ठीक है, एथिकल चैलेंजेस, ह्यूमन वेलफेयर वर्सेस एनवायरमेंटल जस्टिस, डिस्प्लेसमेंट विदाउट इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आप किस लिए घर बना रहे हैं? आप ईडब्ल्यूएस के लिए बना रहे हैं, बट ट्राइबल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं उससे। सो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी जो है वो वायलेट होता है। सब्सटैंशियल ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग होनी चाहिए। आइडेंटिफाई वेस्ट लैंड, डिग्रेडेड लैंड, अनयूज्ड गवर्नमेंट लैंड थ्रू सैटेलाइट मैप। अगर आप को हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने ही हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फॉरेस्ट को ही क्लियर करें, है ना, बिकॉज सिंपली यू सी कि फॉरेस्ट को क्लियर करना अपने आप में भी एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई you can use those funds which you are going to spend on clearing the forest rather on finding new places to settle the poor people. ठीक है ना, वर्टिकल हाउसिंग मॉडल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करने की जगह वर्टिकली एक्सपैंड करें। ठीक है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोनिंग, डिक्लेयर फॉरेस्ट लैंड एज नो गो जोन्स एंड यूज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। देखो, ठग्स या फिर जो चोर हैं वो बैठते हैं फॉरेस्ट में और इस वजह से फॉरेस्ट को तो क्लियर नहीं कर सकते ना हम। सो दोस थिंग्स दैट आर रिटन इन द क्वेश्चन कि जो फायदे गिनाए गए हैं क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट के, दे आर जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट यू। ठीक है, अल्टीमेटली योर स्टैंड हैज टू बी देयर along with the constitution. So Aarhus Convention, then access to information plus public participation, कि आपने चाहे आप EIA की बात करें जो कि ऑडिटिंग होती है ना, environment impact assessment होता है with the involvement of the Gram Sabha. Everything requires the involvement of the lowest so-called the core people who are going to be impacted. ठीक है, ट्राइबल कंसेंट एंड पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व द ग्राम सभा, यहाँ पे आप 5th and 6th शेड्यूल भी मेंशन कर सकते हैं। कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन एंड ग्रीन आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन गवर्नेंस, गृहा भी आप मेंशन कर सकते हो। सो ट्रू गवर्नेंस लाइज इन अडॉप्टिंग इको सेंसिटिव इनोवेशन एंड डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैशन। अब ये समझो कि आपने यहाँ पे वैल्यू एडिशन थ्रू अ फॉर्मूला किया। ठीक है, थ्रू अ फॉर्मूला यू हैव एडेड दैट what are the alternative models that we can adopt. ठीक है, then next पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
ये जो है, हाँ, अगेन करप्शन से रिलेटेड सिंपल सा था कि सुभाष इज अ सेक्रेटरी इन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट. सो आपको स्टेक होल्डर 1 पता चल गया. सीनियर ऑफिसर नोन फॉर हिज कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी एंड डेडिकेशन. अच्छा, केस स्टडी पहले पढ़ लेने का फायदा ये भी होता है कि आपको कई सारे वर्ड्स जो हैं वो केस स्टडी में से मिल जाते हैं ना. कॉम्पिटेंस, तो आपको सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस आए थे, तो कोर वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटेंस भी होता है, राइट? सो यू गेट दैट ऑप्शन. He enjoys the trust and confidence of minister in charge of PWD. So minister in charge of PWD and program implementation. As a part of his job profile, he is responsible for policy formulation, execution and projects related to infrastructure initiatives. So आपको power बताई जा रही है सुभाष जी की. He oversees the technical and administrative aspects relating to planning, designing and construction, etc. So lot of powers being concentrated in one person. Subhash's minister, stakeholder number 2, is an important minister in the state and significant growth in urban infrastructure development has been registered during his tenure. So he is doing good work. He is very keen for launching of ambitious road construction project in the near future. So this person, this minister has already done road development a lot and now plans to launch another road development project. Acha, Subhash is in regular touch with the minister and is working various modalities of the road construction project. अब इसमें देखो कि बहुत सारी चीजें लिखने की नीड ही नहीं है. जब ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला साथ में ही काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली साथ में ही ये सारी मॉडलिटीज फिगर आउट करेंगे. सो दिस इज जस्ट टू टेस्ट योर पेशेंस. Regular meetings, interactions, presentations are made by him before a formal public announcement of the project. अब ये इस पूरी लाइन की कोई नीड नहीं थी. It's not adding anything to the demand of the question. यहां से डिमांड शुरू होती है. Subhash's only son Vikas is in real estate business. यहाँ पे stakeholder number 3. His son, from his own sources, is aware that a mega road project is on the anvil and announcement in this regard is expected anytime. ठीक है? He is very keen to know from his father the exact location. Now here is the conflict of interest. ठीक है? He knows that there would be quantum jump in the prices of land in the vicinity. Buying land would pay him rich dividends. He is pleading with him day in and day out to share him location of the proposed project and he assured him that he would handle the matter discreetly. So there is a strain of corruption in the son. ठीक है? He assured that he would handle the matter discreetly as it would not attract any adverse notice. ठीक है? Keeps on buying land as a part of his business. He feels pressurized because of constant pleadings by his son. So Subhash also is feeling, despite being full of integrity, he is also feeling pressurized. ठीक है? Another significant aspect of the matter pertain to the extra or undue interest in the above project by the minister PWD. ठीक है? PWD minister also is now there. ठीक है? His nephew was also having big infrastructure project company. In fact, minister has also introduced his nephew to him and indicated to him to take care of his nephew's business interest in the forthcoming project. So you see here, same minister is here and his nephew is a new stakeholder now. ठीक है? The minister encouraged him to act fast in the matter as early announcement and execution of mega road project would enhance his status in the party and public life. So minister ने introduce कर दिया कि business interest है, ये भी बता दिया. अब दो जगह से सुभाष को ये प्रेशर है कि डिटेल्स बताई जाए रोड की. ठीक है? जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है. So in the above backdrop, Subhash is in a fix regarding the future course of action. So discuss the ethical issues, critically examine the options available and which of the above would be the most appropriate. So ये basic question है, इसी format में आता है. Basic चीज ये है कि दो जगह से सुभाष को
प्रेशर आ रहा है एक अपने बेटे से, एक नेफ्यू, एक मिनिस्टर की साइड से. सो कैसे इस चीज को हैंडल करना है. सो Subhash is handling mega road infrastructure project with pressure from the son to reveal confidential project details, and minister is also asking for favor. Subhash now faces intense conflict of interest. So starting में ही आपने बता दिया कि ये issue पूरा conflict of interest का है, both professionally as well as personally. ठीक है, ये आपने starting में ही बता दिया. Stakeholders लिख दिया आपने, ये सारे stakeholders हैं. ठीक. एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, सीधा पॉइंट पे आना है. एथिकल इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फैमिली वर्सेस पब्लिक ड्यूटी. ठीक है, सो कॉल्ड इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज अगर सन का फायदा होगा तो पैसा घर पे ही आएगा. ठीक है, तो फैमिली का इंटरेस्ट है ना. विकास इज लैंड इन्वेस्टमेंट, मिनिस्टर्स नेफ्यू बिडिंग. अब्यूज ऑफ ऑफिसर्स पोजीशन, शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और फेवरिंग ऑफ द किन. So this is clear conflict of interest and clear abuse of power, because Subhash is entrusted with too much of responsibility. Then violates rule 3 of the All India Service Conduct Rules. तो यहाँ पे आपने value addition कर दिया conduct rules के through. Abuse of public trust. Public trust होता है कि आप ऑर्गेनिकली वहां पर जो लोग रियल एस्टेट खरीदना चाहें वो खरीदे, या जिन्होंने खरीदा है उनका बेनिफिट हो, बट इनऑर्गेनिकली आर्टिफिशियली पहले खरीद के फिर उसको बेचना ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन ऑल्सो अमाउंट्स टू करप्शन. ट्रांसपेरेंसी वर्सेस डिस्क्रिशन भी एक इशू है. सो ये ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्रिशन आपके वर्ड्स सिलेबस से और PYQ से आते हैं. नेपोटिज्म एंड क्रोनिज्म. ठीक है, ये इश्यूज हैं. देन इवैल्यूएशंस ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल. अब यहाँ पे आपने साथ में ही इवैल्यूएट कर दिया. ऑप्शन है रिवील द प्रोजेक्ट डिटेल्स टू द सन. दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन. ठीक है, बट अगेन सबसे पहला जो माइंड में आता है वो यही आता है कि ठीक है बेटे को बता देते हैं. एटलीस्ट जो होता है ना फ्रॉइडियन थ्योरी में, देयर आर 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड, ईगो एंड सुपर ईगो. तो इसमें जो इड होता है इट इज द मोस्ट एनिमिस्टिक पार्ट. ठीक है, जो एक बिल्कुल अनफिल्टर्ड पार्ट ऑफ द माइंड होता है, जो एनिमिस्टिक पार्ट ऑफ द माइंड होता है, उसे हम इड बोलते हैं. ठीक है, तो इड जो है वो यही बोलेगा कि भाई बेटे को बता दो. सो इसके प्रोस, सैटिस्फाई इमोशनल ऑब्लिगेशन, और कौन से ब्रीचेस सेक्शन 8 of the Official Secrets Act, violates all India conduct rules, etc. Then succumb to ministers pressure. इससे क्या होगा, political harmony बनी रहेगी, but it breaches fair competition norms. Refuses both and follow due process. This upholds rule of law, protects personal integrity, and may appear evasive, delayed and political backlash. ठीक है, अब अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ना ही मिनिस्टर को कोई फेवर होगा, ना ही सन को कोई फेवर होगा. ठीक है, सो रिफ्यूज बोथ रिक्वेस्ट एंड इंश्योर ड्यू प्रोसेस. इसका जस्टिफिकेशन यही है कि प्रोबिटी, न्यूट्रलिटी एंड पब्लिक ड्यूटी अपहोल्ड हो रही है. यहाँ पे आपने आर्टिकल्स का यूज किया. सो एथिक्स में वैल्यू एडिशन होता है थ्रू आर्टिकल्स. सो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ऑल इंडिया कंडक्ट रूल्स. अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज नहीं करते हैं, देन यू आर एक्चुअली फुलफिलिंग द कंडक्ट रूल्स. फाइन. रीइंफोर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस, मेरिट बेस्ड प्रोक्योरमेंट एंड कंपेटिटिव न्यूट्रलिटी. तो यहां पर आपने जस्टिफाई कर दिया कि व्हाई यू हैव चोजन द पाथ दैट यू हैव चोजन. Sardar Patel once said, a civil servant must be guided solely by the dictates of constitution, not by fear or favor. तो स्टील फ्रेम इसीलिए ही बोलते हैं कि ये जो नेपोटिज्म का रस्ट है ना, नेपोटिज्म का जो रस्ट है वो ना लगे. तो ये नहीं लगना चाहिए. That is why you quote Sardar Patel in a case study which is asking you about civil services and integrity.